हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एमसीएन नर्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आज की क्लास में जितने भी पढ़ाए जा रहे हैं जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन है, जो हर एग्जाम में दो तीन क्वेश्चन केवल इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, जो एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, तो आज अपन ने वही क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं जो मोस्ट प्रोबेबली चांस है आने वाले एग्जाम के लिए जो आ सकते हैं। ठीक है, तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, द नर्स हैज जस्ट रिलीज्ड द कंडीशन ऑफ ए पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट हु हैज एडमिटेड 1 hours ago to the surgical unit. The nurse plan to monitor which parameter most carefully during the next hours. एक पेशेंट है जो सर्जरी के बाद सर्जिकल यूनिट में आया है 1 घंटे पहले। तो ऐसा कौन सा पैरामीटर्स है जिसको नर्स देखेगी और देखेगी अगले ओवर्स के लिए। ठीक है, तो क्या पूछना चाह रहा है? ऑप्शन ए क्या है? यूरिनरी आउटपुट 20 ml पर ओवर। ऑप्शन बी टेम्परेचर ऑफ 37.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डिग्री सेल्सियस। और ऑप्शन सी ब्लड प्रेशर 100/70 mm ऑफ SG। ऑप्शन डी सेरस ड्रेनेज ऑन द सर्जिकल ट्रेसिंग। ठीक है, तो जो सेरस ड्रेनेज है ये नॉर्मल फाइंडिंग है बिकॉज ऑफ पेशेंट 1 hours एगो रिसीव हुआ है कहाँ पे? सर्जिकल यूनिट में। ठीक, ब्लड प्रेशर क्या है? 100/70, ये भी नॉर्मल रेंज में है। ठीक है, टेम्परेचर क्या है? 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये भी नॉर्मल रेंज में है। और ये क्या है? 20 ml पर ओवर। तो ये क्या है? अब नॉर्मल है। अब अगर इसको नॉर्मल पूछा जाए तो कितना होना चाहिए? 30 ml पर ओवर्स नॉर्मल यूरिन आउटपुट होना चाहिए। तो अगर किसी पेशेंट का 1 घंटे के अंदर 20 ml पर ओवर आया है, उस केस में क्या होगा? दूसरे ओवर्स के लिए देखा जाएगा कि अगले घंटे में कितना आता है। अगर लगातार दो घंटे में अगर ये आउटपुट लेस देन 20 ml पर ओवर रहता है या 20 ml पर ओवर रहता है, उस केस में क्या करेगी फिर नर्स? इन्फॉर्म टू ड्यूटी डॉक्टर। तो अभी के लिए क्या करना है? इस पेशेंट का क्या है अब नॉर्मल? इसमें क्या है? यूरिनरी आउटपुट 20 ml पर ओवर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 ml पर ओवर है, जिसको और अगले घंटे के लिए देखा जाएगा। अगर वो भी उसका आउटपुट 30 ml से कम है तो उस केस में डॉक्टर को इन्फॉर्म करना कंपलसरी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द नर्स इज टीचिंग ए क्लाइंट अबाउट कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग टेक्निक टू प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन के लिए नर्स टीच कर रही है, किसके लिए? डीप ब्रीथिंग के लिए। डीप ब्रीथिंग टेक्निक को डीप ब्रीथिंग टेक्निक को एक्सप्लेन कर रही है प्रिवेंट करने के लिए पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन को। तो विच स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है फॉर द नर्स टू मेक टू द क्लाइंट एट दिस टाइम एज रिलेटेड टू द दिस टेक्निक? ऑप्शन ए यूज ऑफ incentive spirometer will help prevent pneumonia. Option B close monitoring of your oxygen saturation will detect hypoxemia. Option C administration of intravenous fluid will prevent the T2 fluid imbalance. Option D early ambulation and administration of blood thinners will prevent pulmonary embolism. ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है डीप ब्रीथिंग टेक्निक का। बाकी ये तीनों रैशनल हैं वो इससे संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूज एन इंसेंटिव स्पायरोमीटर विल प्रिवेंट निमोनिया। ठीक है, तो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन तो क्या क्या हो सकते हैं? एटलैक्टिक से हो सकता है, एक्लेक्टेसिस हो सकता है, और क्या हो सकता है? निमोनिया हो सकता है। निमोनिया हो सकता है, और क्या हो सकता है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है? एटलेटिक्स हो सकता है,
एटलैक्टेसिस हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। ठीक है, और निमोनिया क्या है? निमोनिया क्या है? निमोनिया क्या है? निमोनिया क्या है? निमोनिया है इन्फ्लामेशन ऑफ लंग टिश्यू, inflammation of lung tissue that cause, जो क्या कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, ये प्रोडक्टिव कफ कर सकते हैं, प्रोडक्टिव कफ। और क्या हो सकता है इसमें? और हो सकता है इसमें डिस्निया, और क्या हो सकता है? लंग्स क्रैकल्स हो सकता है, लंग्स क्रैकल्स हो सकता है। ठीक है, तो पोस्ट ऑपरेटिव रेस्पिरेशन प्रॉब्लम में क्या क्या हो सकते हैं? एटलैक्टेसिस हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, एम्बोलाई हो सकता है। ठीक है, और निमोनिया क्या है? निमोनिया इज द इन्फ्लामेशन ऑफ लंग टिश्यू। ठीक है, कॉज क्या होते हैं? प्रोडक्टिव कफ होता है, डिस्निया होता है, और लंग क्रैकल्स होता है। ये कैन बी कॉज बाई, ये क्या कर सकते हैं? ये पल्मोनरी जो सीक्रेशन है उनको क्या कर सकते हैं? रिटेन कर सकते हैं, रिटेन पल्मोनरी सीक्रेशन। ठीक है, और बाकी जितने भी ऑप्शन हैं इसमें, ये किस किस चीज़ के हैं? क्लोज मॉनिटरिंग टू द ऑक्सीजन सैचुरेशन, इसको भी समझ लेते हैं। क्या है? क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ योर ऑक्सीजन सैचुरेशन विल डिटेक्ट हाइपोक्सीमिया। तो हाइपोक्सीमिया किससे देखते हैं? या तो करके देखते हैं एबीजी, या फिर देखते हैं इसको पल्स ऑक्सीमीटर से, या तो एबीजी या फिर पल्स ऑक्सीमीटर से देखते हैं लो सैचुरेशन को। अगर लो सैचुरेशन होगा, लो SpO2 होगा, तो क्या होगा? O2 कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, पेशेंट की कैपेसिटी कम होगी, उससे क्या होगा? हाइपोक्सीमिया। ठीक है, तीसरा क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट फ्लूइड प्रिवेंट द हीट फ्लूइड इम्यूनेस। ये चीज़ें हैं तो सही, लेकिन अभी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन की कंडीशन है डीप ब्रीथिंग टेक्निक। तो डीप ब्रीथिंग टेक्निक से संबंधित केवल एक ही ऑप्शन है, यूज ऑफ एन इंसेंटिव स्पायरोमीटर विल प्रिवेंट निमोनिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द नर्स इज creating a plan of care for a client scheduled for surgery. The nurse should include which activity in the nursing care plan to client on the day of surgery. ठीक है, क्या कर रही है नर्स? क्रिएटिंग ए प्लान ऑफ केयर फॉर ए क्लाइंट, शेड्यूल क्या है? सर्जरी के लिए। द नर्स शुड इंक्लूड विच एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी जिसको इंक्लूड करेगी नर्सिंग केयर प्लान में, कब? डे ऑफ सर्जरी। ठीक है, ऑप्शन ए अवॉइड ओरल हाइजीन एंड रेंजिंग विथ माउथ वॉश, अवॉइड नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी वेरीफाई दैट द क्लाइंट हैज़ नॉट ईटन फॉर द लास्ट 24 आवर्स, नहीं। ठीक है, हैव द क्लाइंट बॉयड इमीडिएटली बिफोर गोइंग इनटू द सर्जरी, रिपोर्ट इमीडिएटली एनी स्लाइट इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर पल्स। ठीक है, ये अवॉइड नहीं करना चाहिए, अवॉइड करते तब इसको ये ठीक हो जाता। ठीक है, और वेरीफाई द क्लाइंट हैज नॉट इवन, ये कब होता है? ये 6 to 8 आवर्स होता है। NPO और NBM, NPO और NBM ये एक ही चीज़ है दोनों। NPO क्या होता है? नील पर ओरल, और NBM क्या होता है? नील बाई माउथ। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछना चाहिए? क्वेश्चन में पूछना चाहिए कि डे ऑफ सर्जरी है पेशेंट का, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको नर्स इमीडिएट उस दिन इम्प्लीमेंट करवाएगी या करेगी। ठीक है, तो जो NPO रखा जाता है पेशेंट को किसी भी सर्जरी के लिए, वो 6 to 8 आवर्स के लिए रखा जाता है। ठीक, दूसरा क्या है? अवॉइड ओरल हाइजीन, ओरल हाइजीन होना चाहिए, ना कि अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, हैव द क्लाइंट बॉयड इमीडिएटली, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो डे ऑफ सर्जरी के लिए राइट आंसर क्या होगा? हैव द क्लाइंट बॉयड इमीडिएटली बिफोर गोइंग इनटू द सर्जरी। तो यूरिनरी ब्लैडर खाली करना प्रायोरिटी होना चाहिए, यूरिनरी ब्लैडर को
एम्प्टिंग, ये प्रायोरिटी में होना चाहिए डे ऑफ सर्जरी के। बाकी चीज़ें हैं वो जस्ट अपोजिट लिख रखी हैं। अवॉइड ओरल हाइजीन, तो अवॉइड नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। वेरीफाई द क्लाइंट हैज नॉट बीन इवन फॉर द ईटन फॉर द लास्ट 24 आवर्स। 24 आवर्स के लिए नहीं रखते हैं, एनवीएम 6 to 8 आवर्स के लिए रखते हैं, ठीक है। कोई बहुत मेजर सर्जरी तो उसके लिए 12 घंटे के लिए, 24 आवर्स के लिए नहीं रखते हैं। रिपोर्ट इमीडिएटली एनी स्लाइट इंक्रीज ब्लड प्रेशर, है ना। तो ये क्यों होता है, ये कब होता है, क्योंकि पेशेंट का, अगर किसी भी पेशेंट का सर्जरी है तो उसको क्या होता है, एंजाइटी होती है। और एंजाइटी के केस में पेशेंट का ब्लड प्रेशर और पल्स अगर स्लाइटली बढ़ रहे हैं तो ये नॉर्मल फाइंडिंग है, ठीक है। क्योंकि एंजाइटी के केस में ब्लड प्रेशर और पल्स थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, ए क्लाइंट विथ ए गैस्ट्रिक अल्सर इज शेड्यूल्ड फॉर सर्जरी, द क्लाइंट कैन नॉट साइन द operative consent form because of sedation from upward analgesic that have been administered. The nurse should take which most appropriate action in the care of the client. क्या पूछ रहे हैं, एक पेशेंट है गैस्ट्रिक अल्सर का है, ठीक है, शेड्यूल क्या है सर्जरी के लिए, लेकिन क्लाइंट क्या है, कंसेंट नहीं दे सकता है, बिकॉज ऑफ क्या है, सडेशन में है पेशेंट, क्योंकि उसको ऑपोइड एनाल्जेसिक दे चुके हैं, ठीक है। द नर्स शुड टेक विच मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन इन द केयर ऑफ दिस पेशेंट। तो नर्स क्या करेगी, ऑप्शन ए, ऑब्टेन ए कोर्ट ऑर्डर फॉर द सर्जरी। ऑप्शन बी, हैव द चार्ज नर्स साइन इन द इन्फॉर्म्ड कंसेंट इमीडिएटली। ऑप्शन सी, सेंड द क्लाइंट टू सर्जरी विदाउट द कंसेंट फ्रॉम being signed. Option D, obtain a telephone consent from a family member following agency policy. तो इस केस में अगर कोई पेशेंट है जिसको कंसेंट नहीं दे सकता है, वो क्या सडेशन में है, तो इस पर टेलीफोनिक कंसेंट काम कर सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, टेलीफोन कंसेंट फ्रॉम ए फैमिली मेम्बर। तो इसमें क्या होता है कि फैमिली मेम्बर से कंसेंट लिया जाता है, लेकिन उसको जो ऑन कॉल लिया जा रहा है उसको हियरिंग में 2 लोग होने चाहिए, 2 कैंडिडेट होने चाहिए एज ए विटनेस, ठीक है। अगर 2 कैंडिडेट हियरिंग में हैं या मतलब फ़ोन पे हैं और उसकी बातों को सुन रहे हैं, जो कंसेंट दिया जा रहा है, तो उसके लिए 2 कैंडिडेट एज ए विटनेस होना ही चाहिए। अगर 2 विटनेस नहीं है तो उस केस में उसको अप्लाई नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं। और तीसरा क्या है ऑप्शन, सेंड द क्लाइंट टू सर्जरी विदाउट द कंसेंट फ्रॉम बीइंग साइंड। तो इस केस में ये विदाउट कंसेंट भी सर्जरी की जा सकती है, लेकिन उस केस में कंडीशन इमरजेंसी की होनी चाहिए। अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी केसेस में आया है और उसका कोई कंसेंट देने वाला नहीं है तो डॉक्टर सर्जरी कर सकता है, लेकिन कंडीशन इमरजेंसी की होनी चाहिए, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होनी चाहिए जिसमें पेशेंट की जान जा सकती है। तो उस जान को बचाने के लिए अगर इमरजेंसी में कोई सर्जरी करनी पड़ती है तो उसके लिए अगर डॉक्टर विदाउट कंसेंट भी सर्जरी कर सकता है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन की कंडीशन में कहीं भी इमरजेंसी नहीं है, इसलिए इसमें क्या होगा, ऑब्टेन ए टेलीफोन कंसेंट फ्रॉम द फैमिली मेम्बर फॉलोइंग एजेंसी पॉलिसी। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए प्री ऑपरेटिव क्लाइंट एक्सप्रेस एंजाइटी टू द नर्स अबाउट अपकमिंग सर्जरी, विच रेस्पॉन्स बाय द नर्स is most likely to stimulate further discussion between the client and the nurse। क्या है, एक पेशेंट है जिसकी सर्जरी होनी है और वो क्या है, पेशेंट एंजाइटी फील कर रहा है, ठीक। विच रेस्पॉन्स बाय द नर्स मोस्ट लाइकली स्टिमुलेट फर्दर डिस्कशन, ऐसा कौन सा नर्स का क्या है रेस्पॉन्स है जो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा फर्दर डिस्कशन को, किसके बीच में, बिटवीन क्लाइंट एंड नर्स, ठीक है। ऑप्शन ए, इफ इट्स एनी हेल्प एवरीवन इज नर्वस बिफोर सर्जरी। ऑप्शन बी, आई विल बी हैप्पी टू एक्सप्लेन द एंटायर सर्जिकल प्रोसीजर टू यू। ऑप्शन सी, कैन यू शेयर विथ मी व्हाट यू हैव बीन टोल्ड अबाउट योर सर्जरी। ऑप्शन डी, लेट मी टेल you about the care of you will receive after surgery and the amount of pain you can anticipate।
तो फर्दर डिस्कशन को स्टिमुलेट करने के लिए जो इसमें राइट क्वेश्चन होगा या राइट सेंटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, कैन यू शेयर विथ मी व्हाट यू हैव बीन टोल्ड अबाउट योर सर्जरी। तो इससे क्या होगा, पेशेंट की क्या होगी, एंजाइटी रिलीज होगी और क्या करेगा पेशेंट, डिस्कस करेगा चीज़ों को उसको और क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं या क्या फील कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें क्या है कन्वर्सेशन और अच्छा करने की कोशिश करेगा। जब नर्स उसको ये पूछेगी कि कैन यू शेयर विथ मी, क्या आप मुझे शेयर कर सकते हो अबाउट योर सर्जरी के बारे में, आप क्या क्या समझ रहे हो या आप क्या जानना चाहते हो या क्या बताना चाहते हो, जो भी है, तो उससे क्या होगा, स्टिमुलेट होगा क्या, फर्दर डिस्कशन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैन यू शेयर विथ मी व्हाट यू हैव बीन टोल्ड अबाउट योर सर्जरी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज कंडक्टिंग प्री ऑपरेटिव टीचिंग विथ ए क्लाइंट अबाउट द यूज ऑफ इंसेंटिव स्पायरोमीटर। द नर्स शुड इंक्लूड विच पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इन डिस्कस विद द क्लाइंट। एक पेशेंट है, क्या है, प्री ऑपरेटिव टीचिंग हो रही है, ठीक है, विद क्लाइंट, यूज ऑफ एन इंसेंटिव स्पायरोमीटर, स्पायरोमीटर का यूज बताना जा रहा है। ठीक है, द नर्स शुड इंक्लूड विच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसको डिस्कस करेगी किसके साथ, क्लाइंट के। ऑप्शन ए, इनहेल एज रैपिडली एज पॉसिबल। ऑप्शन बी, कीप ए लूज सील बिटवीन द लिप्स एंड द माउथ पीस। ऑप्शन सी, आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन hold the breath for 15 seconds and exhale. Option D, the best result achieved when sitting up or with the head of the bed elevate 45 to 90 डिग्री। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, कभी भी अगर पेशेंट को स्पायरोमेट्री देनी है तो पेशेंट की पोजीशन 45 टू 90 डिग्री पर एलिवेट होना चाहिए या फिर पेशेंट सिटिंग पोजीशन में हो, सेटिंग पोजीशन। तो उससे क्या होगा, जो इसका प्रॉपर क्या होगा, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होगा। ठीक है, तो उससे क्या हो पाएगा, उससे प्रॉपर उसको जो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज कर रहे हैं इंटेंसिव स्पायरोमीटर से, तो वो प्रॉपर हो पाएगी। ठीक है, कीप द लूज सील रखेंगे तो प्रॉपर ना तो इनहेल कर पाओगे ना एक्सहेल कर पाओगे। ठीक है, आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन, मैक्सिमम नहीं, नॉर्मली इंस्पिरेशन करते हैं, नॉर्मली एक्सपिरेशन करते हैं, 15 सेकंड, कोई रोल नहीं है इसका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, द बेस्ट रिजल्ट आर अचीव व्हेन, अगर उसके बेस्ट रिजल्ट देखने हैं तो उसमें सांस जोर से छोड़ी जाती है, जोर से ही ली जाती है ना। द बेस्ट रिजल्ट आर अचीव व्हेन सिटिंग अप और विद द हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, द नर्स हैज कंडक्टेड प्री ऑपरेटिव टीचिंग फॉर ए क्लाइंट शेड्यूल फॉर सर्जरी इन 1 वीक। ठीक है, द क्लाइंट हैज ए हिस्ट्री ऑफ अर्थराइटिस एंड हैज बीन टेकिंग एसिटाइल salicylic acid. The nurse determined that the client need additional teaching if the client make which statement। एक पेशेंट है जिसकी सर्जरी होनी है कब, विद इन 1 वीक में, और हिस्ट्री क्या है पेशेंट की, आर्थराइटिस की, और पेशेंट क्या ले रहा है, एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड। ठीक है, द नर्स डिटरमाइंड दैट द क्लाइंट नीड एडिशनल टीचिंग इफ क्लाइंट मेक विच स्टेटमेंट। तो कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिसको अगर क्लाइंट बोल रहा है तो फिर नर्स को लगेगा कि उसको और एडिशनल टीचिंग की ज़रूरत है। ऑप्शन ए, एस्पिरिन कैन कॉज ब्लीडिंग आफ्टर सर्जरी। ऑप्शन बी, एस्पिरिन कैन कॉज माई एबिलिटी टू क्लॉट ब्लड टू बी नॉर्मल। ऑप्शन सी, आई नीड टू कंटिन्यू टू टेक द एस्पिरिन until the day of surgery. Option D, I need to check my doctor about the need to stop the aspirin before the scheduled surgery। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो गलत है, तो आई नीड टू कंटिन्यू टू टेक एस्पिरिन until the day of surgery। तो एंटी प्लेटलेट्स है, एस्पिरिन क्या है, एंटी प्लेटलेट्स हैं। ठीक है,
तो एस्पिरिन की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, प्लेटलेट अग्रेशन को अल्टर करना। क्या करती है, एंटी प्लेटलेट जो होती है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है एस्पिरिन की, दैट कैन अल्टर्ड प्लेटलेट्स एग्रीगेशन एंड, ये इसको कब बंद कर देना चाहिए एंटी प्लेटलेट्स को, एंड शुड बी डिसकंटिन्यू एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर। ये क्वेश्चन याद रखना, एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर द सर्जरी। ठीक है, तो जो एंटी प्लेटलेट्स है उसका काम क्या होता है, ये क्या करती है, ये अल्टर करती है किसको, प्लेटलेट एग्रीगेशन को। ठीक है, और इसको बंद कर देना चाहिए 48 आवर्स बिफोर द सर्जरी। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है क्लाइंट, क्या कह रहा है, आई नीड टू कंटिन्यू टू टेक द एस्पिरिन अंटिल द डे ऑफ सर्जरी। डे ऑफ सर्जरी नहीं, उसके 48 आवर्स पहले से बंद करनी रहेगी। तो ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसके लिए क्या एडिशनल टीचिंग की ज़रूरत है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स असेस ए क्लाइंट सर्जिकल इंसिजन फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन, which finding by the nurse would be interpreted as a normal finding at the surgical site। एक क्लाइंट क्या है, सर्जिकल इंसिजन। ठीक है, क्या देख रहे हैं, साइन ऑफ इन्फेक्शन। तो कौन सी ऐसी फाइंडिंग है जिसको देख के ये लगेगा कि नॉर्मल फाइंडिंग है सर्जिकल साइट की। ठीक, ऑप्शन ए रेड हार्ड स्किन, ऑप्शन बी सेरस ड्रेनेज, ऑप्शन सी प्लूरेंट ड्रेनेज, ऑप्शन सी बार्म टेंडर स्किन। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा सेरस ड्रेनेज। क्या हो जाएगा, सेरस ड्रेनेज अगर है तो ये क्या है, ये नॉर्मल फाइंडिंग है, नॉर्मल फाइंडिंग। ठीक है, प्लूरेंट ड्रेनेज इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है, प्लूरेंट मतलब बदबूदार, है ना। बार्म टेंडर स्किन ये भी इन्फेक्शन को वो करता है। रेड हार्ड स्किन ये भी इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। और जो वुंड इन्फेक्शन है, अगर किसी पेशेंट की सर्जरी हुई है तो वुंड इन्फेक्शन यूजुअली अपीयर, कब अपीयर हो जाते हैं ये, अपीयर 3 to 6 days आफ्टर सर्जरी, 6 days आफ्टर सर्जरी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्या है, नर्स असेस कर रही है इंसिजन को साइड ऑफ इन्फेक्शन के लिए। विच फाइंडिंग, कौन सी ऐसी फाइंडिंग है जिसको सोच के नर्स सोचेगी कि नॉर्मल फाइंडिंग है सर्जिकल साइट की। तो ऑप्शन रेड हार्ड स्किन, ऑप्शन बी सेरस ड्रेनेज, ऑप्शन सी प्लूरेंट ड्रेनेज, ऑप्शन डी बार्म टेंडर स्किन। तो राइट आंसर क्या होगा, सेरस ड्रेनेज नॉर्मल फाइंडिंग है अगर किसी पेशेंट की सर्जरी हुई है, उसके इन्फेक्शन को देखने के लिए अगर नर्स देखना चाह रही है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज मॉनिटरिंग द स्टेटस ऑफ ए पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट इन द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। द नर्स वुड बिकम मोस्ट कंसर्न विथ विच साइन दैट कुड इंडिकेट evolving complication। ऑप्शन ए इंक्रीजिंग रेस्टलेसनेस, ऑप्शन बी ए पल्स ऑफ 86 बीट पर मिनट, ऑप्शन सी ब्लड प्रेशर 100/70 mm ऑफ SG, ऑप्शन डी हाइपोएक्टिव बाउल साउंड इन ऑल 4 क्वाड्रेंट। ठीक है, पेशेंट क्या है, पेशेंट है पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली चीज़ है। तो ऐसी कौन सी फाइंडिंग है जिसके लिए मोस्ट कंसर्न होगी नर्स, ये पूछना चाह रहा है। देखिए, तो हाइपोएक्टिव बाउल साउंड ये देखने को मिल सकता है ड्यू टू एनेस्थेसिया। ठीक है, बाउल साउंड अभी एब्सेंट भी हो सकते हैं, लो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, हाइपोएक्टिव है, हाइपोएक्टिव हो सकते हैं, लो भी हो सकते हैं, एब्सेंट भी हो सकते हैं। क्योंकि अभी क्या है, पेशेंट को एनेस्थेसिया दिया हुआ है, तो एनेस्थेसिया की वजह से उसके
बाउल साउंड लो हो सकते हैं, हाइपो हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, ब्लड प्रेशर 110/70, तो ये नॉर्मल है, ठीक है। ए पल्स 86 बीट पर मिनट, ये भी नॉर्मल फाइंडिंग है, ठीक है। इसमें क्या होगा, राइट आंसर इंक्रीज रेस्टलेसनेस। तो रेस्टलेसनेस है, तो जो रेस्टलेसनेस है, रेस्टलेसनेस किसकी वजह से हो सकती है, इंक्रीज restlessness is a sign that require continuous and close monitoring। क्यों करना चाहिए, बिकॉज if could increase या फिर indicate, if could indicate, ये किसको इंडिकेट करेंगे, कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि सच एज हेमोरेज, ठीक है, और क्या, शॉक, ठीक है, शॉक और पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो इसमें सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली वो चीज़ है, वो क्या है, इंक्रीजिंग रेस्टलेसनेस। इंक्रीजिंग रेस्टलेसनेस ये किसका साइन है, रुकाइस, इसके लिए क्या ज़रूरत है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, ठीक है। क्यों कि ये किसको, क्योंकि पेशेंट क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव का है, तो हो सकता है पेशेंट को इंटरनल ब्लीड हुआ हो, हेमरेज हुआ हो, या पेशेंट शॉक की कंडीशन हो, या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से भी रेस्टलेसनेस पेशेंट को हो सकती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, A client who has had abdominal surgery complained of feeling as tough something gave way in the incision site. The nurse removed the dressing and noted the presence of loop of the bowel protruding tough the incision through the incision। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि एक पेशेंट है जो सर्जरी के बाद आया, जिसकी एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, और जो इंसिजन साइड है वो पेशेंट कह रहा है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें मेरे से इससे बाहर जा रही हैं, है ना, इंसिजन साइड से। तो नर्स क्या कर रही है, नर्स उसको रिमूव कर रही है उसकी ड्रेसिंग को, और उसमें से देख रही है कि जो लूप ऑफ बाउल है वो क्या है, बाहर निकला हुआ है, ठीक है। तो कौन सा इंटरवेंशन है जो नर्स लेगी, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, ठीक है। ऑप्शन ए कॉन्टैक्ट द सर्जन, ऑप्शन बी इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू रिमेन क्वाइट, ऑप्शन सी प्रिपेयर द क्लाइंट ऑफ वुंड क्लोजर, ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग एंड एक्शन टेकन, ऑप्शन 5 प्लेस ए स्टेराइल सलाइन ड्रेसिंग एंड आइस पैक ओवर द वुंड, ऑप्शन 6 प्लेस द क्लाइंट इन सुपाइन पोजिशन विदाउट ए पिलो अंडर द हेड, ठीक है। तो इस केस में सेलेक्ट ऑल द अप्लाई का क्वेश्चन है, तो कॉन्टैक्ट द सर्जन, यस ये भी करेगी नर्स। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू रिमेन क्वाइट, बिल्कुल, अगर पेशेंट घबराएगा तो और ज़्यादा बाहर निकलने की संभावना है। ऑप्शन सी प्रिपेयर द क्लाइंट टू वुंड टू क्लोजर, बिल्कुल क्लोजर करना पड़ेगा, क्योंकि बाउल क्या हो गया, प्रोट्रूजन ऑफ बाउल का हो गया है ना, लूप ऑफ बाउल। और चौथा क्या है, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग एंड एक्शन टेकन, जो भी एक्शन टेकन लिया गया है उसको डॉक्यूमेंट्स करेगी। और फिर क्या है, प्लेस ए स्टेराइल सलाइन ड्रेसिंग एंड आइस पैक ओवर द वुंड, तो ये अभी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ये। और ऑप्शन 6 प्लेस द क्लाइंट इन सुपाइन पोजीशन विदाउट ए पिलो अंडर द हेड, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3 और 4, ठीक है। बोन डेहिसेंस हुआ है पेशेंट को, क्या हुआ है,
वुंड एडिशन इज द सेपरेशन ऑफ वुंड एजेस। वुंड एजेस क्या हो गया, सेपरेशन हो गया है, उसकी वजह से क्या हो गया, प्रोट्रूजन हो गया है किसका, इंटरनल ऑर्गन का, या फिर बाउल जिसमें लिखा है कंडीशन में, ठीक है। अब अगर किसी पेशेंट को बोन डाइसेंस या एबिसरेशन होता है तो नर्स क्या करती है, नर्स पहले कॉल फॉर हेल्प के लिए करती है, पहले बुलाती है किसी को, और खुद को कहाँ रखना है, खुद को पेशेंट के पास रखना है, ठीक है। क्या करेगी, कॉल फॉर हेल्प करेगी, पहले पहले क्या करेगी, अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो कॉल फॉर हेल्प। दूसरा क्या करेगी, स्टे विद द क्लाइंट, क्योंकि पेशेंट घबरा सकता है, स्टे विथ क्लाइंट, ठीक है। तीसरा क्या करेगी, आस्क द अनदर नर्स, या ये कॉल फॉर हेल्प किया था तो इसमें आस्क द अनदर नर्स टू कॉल द डॉक्टर या कॉन्टेक्ट द डॉक्टर, ठीक है। उसके बाद क्या करेगी, उसके बाद जो चीज़ें ज़रूरत की हैं वो रखेगी, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑब्टेन नीडेड सप्लाईज, ऑब्टेन नीडेड सप्लाईज इस पेशेंट की केयर के लिए। उसके बाद पेशेंट को क्या करेगी, पेशेंट को प्लेस करेगी किसमें, लो फाउलर पोजीशन में, लो फाउलर्स पोजीशन, ठीक है। पिलो विलो का कोई झंझट नहीं। उसके बाद पेशेंट को क्वाइट रखने की कोशिश करेगी और पेशेंट को एक एडवाइस करेगी, डू नॉट कफ, क्योंकि अगर पेशेंट कफ करेगा तो उसमें क्या होगा कि जो इंटरनल ऑर्गन जो बाहर आए हैं वो और भी बाहर आने की संभावना हो सकती है, ठीक है, या आ ही जाएंगे, है ना। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू डू नॉट कफ, ठीक है। उसके बाद की चीज़ें हैं कि अगर जो 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 ऑर्गन बाहर आया है ये, ठीक है, इसके ऊपर सलाइन सॉक्ड गॉज रखेगी। अब सलाइन सॉक्ड क्यों रखेगी, उसकी ड्राइनेस को कम करने के लिए, जो ऑर्गन बाहर आया है वो ड्राई ना हो, उसकी ड्राइनेस को कम करने के लिए सलाइन सॉक्ड क्या रखेगी, गॉज पीस रखेगी, कवर करेगी उसके साथ सलाइन सॉक्ड ड्रेसिंग से, है ना। और इसके बाद क्या, आइस, इसमें क्या लिखा था, सलाइन ड्रेसिंग तो करेगी लेकिन इसमें क्या था, आइस पैक ओवर द बाउंड। तो आइस पैक कभी भी नहीं रखते हैं, उससे क्या होगा, उससे होगा वैसोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, और वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगा तो उसकी क्या सप्लाई, जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी, तो पेशेंट की और दिक्कतें हो जाएंगी। तो इसकी वजह से क्या करते हैं, कभी भी आइस पैक को उसके साथ नहीं करते हैं। अगर ये क्या होता, प्लेस इज सलाइन सॉक्ड ड्रेसिंग, उतने तक ठीक था, अगर ये इसके साथ ये अटैच है तो ये राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है। प्लेस द क्लाइंट इन द सुपाइन पोजीशन विदाउट फ्लो नहीं, इसमें क्या करते हैं, इसमें लो फॉलो पोजीशन में रखा जाता है। इतना समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए क्लाइंट हु हैज अंडरगॉन प्री एडमिशन टेस्टिंग has had blood drawn from serum laboratory studies, including a complete blood count, coagulation study, and electrolyte and creatinine level. Which laboratory result should be reported to the surgeon office by the nurse, knowing that it could cause surgery to be postponed? एक पेशेंट है जिसका प्री एडमिशन के टाइम पे, एडमिशन से पहले के टाइम पे उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन करवाई गई हैं, जिसमें सीबीसी है, कोगुलेशन स्टडीज हैं, इलेक्ट्रोलाइट है, क्रिएटिनिन लेवल है। तो ऐसी कौन सी रिपोर्ट है जिसको नर्स को, डॉक्टर को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी वजह से सर्जरी को पोस्टपोन किया जाना चाहिए, या सर्जरी पोस्टपोन होगी या होनी चाहिए। ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन 8.0 ग्राम पर डेसीलीटर, ऑप्शन बी सोडियम 145 मिलीकरेंट पर लीटर, ऑप्शन सी
सीरम क्रिएटिनिन 0.8 मिलीक्वलेंट पर डेसीलीटर। ऑप्शन डी प्लेटलेट काउंट 2,10,000। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन कितना होता है, नॉर्मल एचपी कितना होता है 14 से 16 अडल्ट का। ठीक है, सोडियम कितना होता है, सोडियम लेवल कितना होता है, ये होता है 135 से 145 मिलीक्वलेंट पर लीटर। और सीरम क्रिएट जो होता है वो कितना होता है 0.6 से 1.2। ठीक है, mg पर dl। तीसरा क्या है, प्लेटलेट कितना होता है, प्लेटलेट कितना होता है 1,50,000 से 4,50,000। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऐसा इन्वेस्टिगेशन है जो उस रेंज में नहीं आ रहा जिसकी वजह से क्या है सर्जरी पोस्टपोन हो सकती है। तो ऑप्शन ए क्या है राइट आंसर। हीमोग्लोबिन कितना होता है नॉर्मल 14 से 16 होता है। और ये क्या है, ये पेशेंट है एनीमिया का, क्योंकि हीमोग्लोबिन इसका है 8.0। ठीक है, तो सर्जरी के केस में इसका 9+ 10+ होना चाहिए, तो इस केस में इसकी सर्जरी पोस्टपोन की जा सकती है। ठीक है, तो ये प्री एडमिशन के टाइम पे जो जांच कराई गई थी इसमें जो वेरिएशन है वो इस इन्वेस्टिगेशन में। बाकी 145 ये रेंज में ही है, सीरम क्रिएटिनिन ये भी रेंज में ही है, और प्लेटलेट काउंट भी रेंज में ही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स रिसीव ए टेलीफोन कॉल फ्रॉम द पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट stating that a client is being transferred to the surgical unit. The nurse plan to take which action first on arrival of the client? एक पेशेंट है जिसके लिए फ़ोन आया है, कहाँ से, पोस्ट एनेस्थेसिया डिपार्टमेंट से। ठीक है, और उनका कहना यह है कि हम एक पेशेंट है जिसको शिफ्ट करने वाले हैं सर्जिकल यूनिट में। ठीक है, द नर्स प्लान टू टेक, तो नर्स कौन सा ऐसा एक्शन है जिसको पहले लेगी। ऑप्शन ए असेस द पेटेंसी ऑफ द एयरवे, पेशेंट आने के बाद है ना, assess the patency of the airway. Option B check tubes or drains for patency. Option C check the dressing to assess for bleeding. Option D assess the vital signs to compare with pre-operative measurements. ठीक है, तो अगर ऐसे कोई क्वेश्चन में अगर कहीं भी आपको एयरवे दिख जाए, ये एम्स दिल्ली का फेवरेट पोर्शन है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में एयरवे दिख जाए तो आपको फोकस करना चाहिए उस ऑप्शन पे। एयरवे दिख जाए तो पहले उस पर फोकस करो, अदरवाइज पूरे फिर क्वेश्चन की सेंटेंस को पढ़ो कि क्या है। ठीक है, लेकिन पहला आपके 70% चांस हो जाते हैं, अगर एयरवे कहीं भी दिया है तो 70% चांस है कि आंसर उसका वही होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, क्योंकि कई बार ये होता है कि आप आधी लाइन पढ़ के और क्वेश्चन टिक कर दिया, आपके दिमाग में है कि मैंने वो सही किया, लेकिन जब रिजल्ट आता तब पता चलता है कि सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या है, असेस द पेटेंसी ऑफ एयरवे। ऑप्शन बी है चेक ट्यूब और ड्रेन फॉर पेटेंसी। ऑप्शन सी चेक द ड्रेसिंग। देखो कभी भी पेशेंट अगर आए तो सबसे पहले एयरवे पेटेंसी जरूरी है। किसी भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आए, कहीं भी आए तो एयरवे पेटेंसी का होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी पर अगर देखा जाएगा तो एयरवे पेटेंसी को ही रखा जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, असेस द पेटेंसी ऑफ एयरवे। उसके बाद की चीज़ें हैं, उसके ट्यूब्स देखो, उसकी ड्रेन्स देखो वो पेटेंट है कि नहीं, उसके बाद उसकी ड्रेसिंग देखो कि कहीं से ब्लीडिंग और हेमरेज तो नहीं हो रहा। तीसरा फिर उसके बाद उसके वाइटल साइंस देखो, तो वाइटल साइन में कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे एयरवे पेटेंसी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्लाइंट या फॉर द क्लाइंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वीडियो को लाइक कर दो भाई, बिल्कुल लास्ट तक देखने के बाद फिर ना तो लाइक करते हो आप ना सब्सक्राइब करते हो चैनल को, तो अभी के लिए वीडियो को लाइक कर दो, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि आपको क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे प्रायोरिटी बेस। आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं मिलेंगे जो कभी आए नहीं, आपको क्वेश्चन इस प्लेटफॉर्म पर केवल वही मिलेंगे जो क्वेश्चन मोस्ट फ्रिक्वेंटली यहाँ पे पूछे जाते हैं एग्जाम में, और अपन को सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो सिलेक्शन के लिए आपको वो क्वेश्चन पता होना चाहिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ना कि कुछ भी क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज रिव्यूइंग ए सर्जन प्रिस्क्रिप्शन शीट फॉर ए प्री ऑपरेटिव क्लाइंट दैट स्टेट दैट द क्लाइंट मस्ट बी नथिंग बाई माउथ आफ्टर मिडनाइट. The nurse should call
द सर्जन टू क्लैरिफाई दैट विच मेडिकेशन शुड बी गिवन टू द क्लाइंट एंड नॉट विथहेल्ड। देखिए एक पेशेंट है जिसको क्या है, प्री ऑपरेटिव उसको प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है और उसमें लिखा गया है नथिंग एनपीओ। एनपीओ हो सकता है या फिर एनबीएम हो सकता है, ठीक है। ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कराया था, एनपीओ एनबीएम क्या है, ये दोनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी मेडिसिन है जिसको नथिंग पर ओरल होने के बाद भी उसको दिया जा सकता है, ठीक है। क्या है, नॉट विथहेल्ड। ऑप्शन ए प्रेडनिसोन, ऑप्शन बी फेरस सल्फेट, ऑप्शन सी साइक्लोबेंजाप्राइन, ऑप्शन डी कंजुगेटेड एस्ट्रोजन, ठीक है। तो कंजुगेटेड एस्ट्रोजन है, जो कंजुगेटेड एस्ट्रोजन है ये क्या है, ये रिप्लेसमेंट थेरेपी है, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज होता है, ठीक है। किसके लिए, किसमें, पोस्ट मोनोपोजल वुमन में। तो ये क्या है, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है, तो इसको होल्ड कर सकते हैं, इसको होल्ड किया जा सकता है, ठीक। दूसरी क्या है, दूसरी क्या है, साइक्लोबेंजाप्रिन, साइक्लोबेंजाप्रिन। तो जो दूसरी मेडिसिन है, ठीक है, ये क्या है, साइक्लोबेंजाप्रिन क्या है, ये है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। ये क्या है, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, ठीक है। तो इसको भी होल्ड किया जा सकता है, ठीक। दूसरी क्या है, फेरस सल्फेट। ये क्या है, ये आयरन सप्लीमेंट है, ठीक है। फेरस सल्फेट क्या है, ये आयरन प्रिपरेशन है, ये आयरन सप्लीमेंट है। ये किस में यूज करते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए, ठीक है। किस में करते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए। तो इसको भी अपन होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि प्री ऑप में अपन ने क्या कर लिया होगा, सारे इन्वेस्टिगेशन तो कर ही लिए होंगे, तभी तो सर्जरी नहीं कर रहे हैं, तभी उसको एनपी रखा है। अगर किसी पेशेंट का आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से उसका हीमोग्लोबिन हो सकता है लो हो, तो उस केस में क्या होगा, सर्जरी पोस्टपोन हो जाएगी, जो अपन प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। लेकिन जो प्रेडनिसोन है, इसका राइट आंसर क्या है, प्रेडनिसोन। तो प्रेडनिसोन क्या है, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। और इसका क्या होता है, विथ प्रोलॉन्ग यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये क्या कर सकता है, एड्रिनल एट्रोफी कर सकता है। क्या कर सकता है, कैन कॉज एड्रिनल एट्रोफी, ठीक है। ये क्या करता है, बिच जो कि रिड्यूस करता है, रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ which reduce the ability of body to withstand stress, ठीक है। अगर किसी पेशेंट का स्ट्रेस क्या है, सीवियर, इस सी में आ गया, इफ स्ट्रेस इज सीवियर, if stress is severe, ठीक है, तब क्या होता है, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, ये क्या हो जाता है, ये एसेंशियल हो जाता है, एसेंशियल टू लाइफ,
ठीक है, बिफोर और ड्यूरिंग सर्जरी। समझ में आ गया। और इसके जो डोजेस हैं वो घटाए बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन इसको देना चाहिए या देते हैं, ठीक है। और इसको कब, अगर विथ हेल्ड भी बोला गया है तो एनपीओ के थ्रू में भी इसको देते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो जो क्या था फेरस सल्फेट क्या था, ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में देते हैं, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में ये क्या है, आयरन सप्लीमेंट है। तो आयरन डेफिशिएंसी अगर ऐसा कोई पेशेंट है तो उसका एचबी ऑलरेडी कम होगा ही, और अगर किसी का एचबी कम है तो उसको सर्जरी के लिए लेंगे ही नहीं, उसको होल्ड कर देंगे। लेकिन अभी इस केस में, इस क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है, इस क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि एक पेशेंट है जिसकी सर्जरी होनी है, उसके प्री ऑपरेटिव जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है उसमें क्या है, पेशेंट एनपीओ बोला गया है मिडनाइट से, लेकिन ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जो नर्स दे सकती है या देना चाहिए या देते हैं, तब जब पेशेंट को एनपीओ बोला गया है तो सिर्फ सब वाटर के साथ कौन सी मेडिसिन को देते हैं। तो फेरस सल्फेट ये इतना वो नहीं है कि एक टैबलेट नहीं दिया तो कोई बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। साइक्लोबेंजाप्रिन ये भी होल्ड कर सकते हैं, और कंजुगेटेड एस्ट्रोजन है जो मेनोपॉज वाली फीमेल में यूज किया जाता है, ठीक है, जो क्या है एस्ट्रोजन सप्लीमेंट है जो आउटसाइड से दिया जाता है मेंटेनेंस थेरेपी के तौर पर। तो उस केस में इन तीनों मेडिसिनों को होल्ड कर सकते हैं, केवल प्रेडिस्टोन है उसको देते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ओके, तो अभी कोई अगला क्वेश्चन नहीं है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना दोस्तों के साथ वीडियो को, ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।